श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं श्री अरुण डबराल, जिनका खेती किसानी का व्यापक अनुभव है और आज हम उनके अनुभवों से कुछ लाभ उठाएंगे। डबराल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अनिल जी, और हमारे सभी श्रोताओं को भी हमारा बहुत बहुत नमस्कार। डबराल जी, जैसे कि हम उपज की बात करते हैं तो कहा जाता है कि अच्छी उपज के लिए हमें कुछ खास बातों पर ध्यान देना होगा और उसमें मिट्टी की जांच बहुत आवश्यक है। सरकार चाहती है कि हर किसान मृदा की जांच कराए, उसके बाद जिन पोषक तत्वों की कमी है उसको उसमें डाला जाए और अच्छा उत्पादन लिया जाए। मिट्टी की जांच क्यों कराई जाती है, इसका क्या लाभ है, थोड़ा हमारे किसान साथियों को बताएं। देखिए अनिल जी, आपने भी कहा कि अच्छी पैदावार लेने के लिए बहुत सी बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है और उनमें से एक बात है मिट्टी की जांच करवाना। तो देखिए, जिस तरीके से मनुष्यों को संतुलित आहार की ज़रूरत होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, विटामिन्स की भी ज़रूरत होती है। ठीक उसी तरीके से फसल हो, पेड़ पौधे हों, बाग बगीचे हों, फूल हों, इनके लिए भी कुछ पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, संतुलित आहार की ज़रूरत होती है और उनके लिए चीज़ें ज़रूरी हैं। उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये अनिवार्य चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म तत्व भी होते हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, इसी तरीके के, और जिंक हो गया। ये चीज़ें हैं जिनका अगर मिट्टी में कमी है तो फसल पर उसका बुरा असर पड़ता है। और ये पता कैसे चले? तो ये पता चलता है मिट्टी की जांच से। इसलिए मिट्टी की जांच करवानी, जिस खेत में आप फसल उगाना चाह रहे हैं, कौन सी फसल उगा रहे हैं, आपका बगीचा है या फूल उगा रहे हैं या फसल उगा रहे हैं, कि उस मिट्टी की स्थिति क्या है, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है। वो मिट्टी कहीं लवणीय मिट्टी तो नहीं है, क्षारीय मिट्टी तो नहीं है, नमक की मात्रा तो नहीं है उसमें, वो जी, उसका पीएच जिसे जी कहते हैं। हाँ, उसका पीएच मान जो है वो ठीक है या नहीं, क्योंकि जो लवणीय मिट्टी होगी या अम्लीय मिट्टी होगी उसमें फसल नहीं होगी पैदा। इसलिए, और पीएच मान भी मिट्टी की जांच से ही पता चलता है। तो इसलिए मिट्टी की जांच करवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये पता चल सके कि उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की क्या स्थिति है, ताकि उसी हिसाब से आप उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकें। अगर नाइट्रोजन उसमें काफ़ी मात्रा में होगा या नाइट्रोजन फास्फोरस की ज़्यादा कमी होगी, तो आप उसी हिसाब से नाइट्रोजन फास्फोरस का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि उर्वरकों के इस्तेमाल में किफ़ायत होगी। और उर्वरकों के इस्तेमाल में किफ़ायत होगी तो लागत में कमी आएगी। लागत में कमी आएगी और आपका शुद्ध लाभ किसान का बढ़ जाएगा। जी। और दूसरी बात, अगर आपने अपने हिसाब से ही नाइट्रोजन फास्फोरस जो उर्वरक है डालते चले गए, तो अब आपको स्थिति का पता नहीं है, तो एक तो आपका खर्चा बढ़ेगा, दूसरी बात है मिट्टी की स्थिति भी खराब हो सकती है। बड़े विस्तार से आपने बताया डबराल जी। हम जानना चाहेंगे कि मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसमें किस तरह के ऑर्गेनिक मैटर या चीज़ें होती हैं। देखिए, मिट्टी की जो ऊपरी सतह है वो सबसे ज़्यादा काम की फसलों के लिए होती है और सबसे ज़्यादा अच्छी वही होती है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो कि पौधों के विकास के लिए, उनके पनपने के लिए, उनके बीजों के अंकुरित होने के लिए ज़रूरी होते हैं। और उसमें कार्बनिक पदार्थ भी उसमें ही सबसे ज़्यादा होता है। कार्बनिक पदार्थ का मतलब है ऑर्गेनिक मैटर, जिसको कि आप कहते हैं, जो पत्तियां गिरती हैं वो खाद बन जाती हैं। क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, उर्वरक करते हैं, वो तो उर्वरक हैं। ज़्यादा उर्वरक के इस्तेमाल करने से मिट्टी की जो भौतिक स्थिति होती है, संरचना होती है, वो बिगड़ जाती है। इसलिए उसमें कार्बनिक पदार्थ का डालना भी ज़रूरी है। तभी कहते हैं कि गोबर की खाद या कंपोस्ट या हरी खाद या केंचुए की खाद या वर्मी कंपोस्ट जिसको आप कहते हैं, या आजकल नारियल का वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इन चीज़ों को डाला जाना बहुत ज़रूरी है। तो जो ऊपरी सतह आपने बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है, इसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसकी जो ऊपरी सतह है उसमें कटाव ना हो या वो बह जाने से बचे। बिल्कुल, क्योंकि बारिश होती है तो बारिश में उसके बहने का ख़तरा बहुत होता है। तो आपका खेत का समतलीकरण होना ज़रूरी है और मेड़बंदी होनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में तो भू कटाव बहुत ज़्यादा होता है और ढलान वाली खेती है वहाँ पे बह जाती है। क्योंकि ये जो ऊपरी सतह है, इसको बनने में बहुत समय लगता है, ये कुछ साल में या दिनों में नहीं बन जाती है ये। अगर आपने गोबर की खाद भी डाली और बारिश हो गई और आपकी ढलान वाली भूमि है, तो वो तो सारी बह के नीचे चली जाएगी, तो आपके खेत को कुछ नहीं मिलेगा। और इसको उपजाऊ बनने में जो ऊपरी सतह होती है उसको बहुत समय लगता कई है। 100 साल लग जाते हैं। हाँ जी, करीब 500 से 1000 साल भी अनुमान है कि इतना टाइम इसमें लग जाता है, इसको ऊपरी सतह को उपजाऊ बने रहने में। तो आपने विस्तार से बताया कि क्यों मिट्टी की जांच कराना आवश्यक है। अब जानेंगे कि नमूना लेने का क्या तरीका है, जो सैंपल हम लेते हैं।
देखिए, मिट्टी की जांच आप करवा रहे हैं तो जो उसके लिए जो आप नमूना देंगे वो नमूना सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस नमूने के आधार पर ही आपको रिजल्ट बताए जाएंगे, परिणाम बताए जाएंगे कि आपके खेत में कौन कौन से तत्व की कमी है या कितनी मात्रा में है। और इसके लिए नमूना अगर गलत हो गया तो गलत परिणाम आएंगे, इसलिए सही लेना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ बातें हैं जो कि नमूना लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। नमूना लेने का भी एक खास तरीका है। जी, थोड़ा बताएं हमारे किसान साथियों को। देखिए, नमूना लेने के लिए ऐसा है कि जो आप नमूना ले रहे हैं किसी खेत का, तो वो आपके खेत का सही प्रतिनिधित्व करे, ये ज़रूरी है। इसके लिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपका एक कोने से मिट्टी उठाई आपने और दे दी। अब मिट्टी जांच के लिए जो आप नमूने के तौर पे भेजते हैं वो आधा किलोग्राम मिट्टी भेजते हैं, और कहीं से उठाई है और दे दी तो वो सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है जहाँ पर से आपने उठाई है वहाँ पे नाइट्रोजन फॉस्फोरस की स्थिति ज़्यादा बेहतर हो, दूसरी जगह पे नहीं हो। तो इसके लिए पूरे खेत में कई कई जगह से मिट्टी को इकट्ठा कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी मिट्टी खोद के निकाल लेते हैं। 10-12 स्थानों से लिया जा सकता है? जी हाँ, 10-12 स्थानों से ले लेते हैं और उसको एक जगह में इकट्ठा कर लेते हैं। फिर उसको 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, उसमें से 2 भाग हटा देते हैं, आमने सामने के साइड के 2 ले लेते हैं। इस तरीके से उस मिट्टी को बार बार इसी प्रक्रिया को अपना करके मिट्टी को आधा किलोग्राम तक ले आ देते हैं। तो इसमें जो जैसे घास फूस है या पत्थर है या कचरा है, इसको हटाया जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, घास फूस को हटा करके और फिर इस मिट्टी को लिया जाता है। जैसे आपका यूरिया की बोरी है, उसको इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि यूरिया की बोरी में अगर आपने वो नमूना रख के ले गए या गोबर की खाद के कट्टे में उसको रख कर ले गए तो वो नमूना का जो परिणाम है वो थोड़ा गलत आ सकता है। तो इसके लिए जो चुने गए स्थान है उसमें गड्ढे कितने बड़े करें अगर हम मिट्टी का सैंपल लेना चाहते हैं? अच्छा, गड्ढे जो है तकरीबन 6 से 8 इंच गहरा गड्ढा होना चाहिए, जहाँ से आप खोद करके, जो कि ऊपरी सतह होती है ना मिट्टी की, वो आपका सही स्थिति बताएगी। तो पहले हम तसले में ले लें? हाँ, तसले में आप लेकर, जैसे आपने बताया 10-12 जगह से पूरे खेत से आपने ले ली और फिर उसको एक जगह में इकट्ठा किया और उसको फिर थोड़ा साया में सुखा लिया थोड़ा सा, और उसको फिर 4 भागों में बांट दिया। आमने सामने के 2 भाग हटा दिए और अगल बगल के 2 भाग ले लिए। फिर उसको आपने 4 भागों में बांटा और फिर उसमें से आमने सामने के 2 भाग हटा दिए, अगल बगल के 2 ले लिए। तो इसी तरह से अगर आप करते जाएंगे तो वो मिट्टी धीरे धीरे कम होती जाएगी, और जब आखिर में आधा किलोग्राम करीब मिट्टी बच जाए तो आप उसको नमूने के तौर पे किसी पैकेट में, साफ पैकेट में रख करके, पॉलीथीन का हो सकता हाँ, है? जो नमक का नहीं होना चाहिए, उर्वरक का नहीं होना चाहिए, खाद वगैरह का नहीं होना चाहिए, साफ पैकेट हो उसमें रखना, और उसमें कुछ आप अपनी डिटेल भी देंगे। हाँ, जैसे हम उसमें खेत का पता और खेत की संख्या जी या हाँ। रकबा नंबर ऐसा जी हाँ, कुछ दिया खेत संख्या, खेत का रकबा, खतौनी संख्या, आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, किस किसान का है, उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, ये सारी चीज़ें, और तारीख कौन सी है, कब उन्होंने नमूना लिया। ये ऐसा तो नहीं कि बहुत पुराना नमूना है, कभी कर रख लिया आपने, आप दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें। ये तो आपने बताया कि नमूना कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ से नहीं लेना चाहिए डबरा जी? देखिए, पेड़ों के नीचे से नहीं लेना चाहिए जी। और खाद के गड्ढे से नहीं लेना चाहिए। अगर आपने कहीं कंपोस्ट बना रहे हैं या गाय का गोबर इकट्ठा कर रहे हैं किसी जगह पे, तो उस स्थान से नहीं लेना चाहिए। ऐसे हम खेत के कोनों से भी ना लें या खेत मेड़ों के से? कोनों से नहीं, मेड़ से थोड़ा हटा करके करीब 1-2 मीटर हटा करके उसके बाद वहाँ से अंदर तब लेना चाहिए उसके नीचे, क्योंकि उसके नीचे पेड़ की छांव होती है, तो वहाँ पे से नमूना लेना ठीक नहीं होता है। खेत के बीच में से लेना चाहिए, और जहाँ पानी भरता हो उस जगह से मत लीजिए, और जहाँ आपने अगर कोई उर्वरक वगैरह, खाद वगैरह का इकट्ठा किया वो उस जगह से भी नहीं लेना चाहिए। ये बड़े विस्तार से आपने बताया और निश्चित तौर पर हमारे किसान साथी इस बात का ध्यान रखेंगे। अब जानना चाहेंगे कि ये जो जांच है हम कहाँ से कराएं, किन लोगों की मदद लें इसके लिए? देखिए, कृषि विभाग जो है वहाँ पर मिट्टी की जांच ली जाती है, तो उनके विकास खंड में जो कृषि विभाग के इंस्पेक्टर साहब होते हैं उनके पास संपर्क कर सकते हैं, या ज़िले में भी जिला कृषि अधिकारी होती है उनसे संपर्क कर सकते हैं और उनसे जानकारी। जगह जगह मृदा परीक्षण केंद्र भी होते हैं कहीं कहीं पे, और जो हमारे ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विज्ञान केंद्रों में भी ये सुविधा उपलब्ध है, तो उनसे संपर्क कर सकते हैं और वही इनको बता देंगे कि किस तरीके से नमूना लिया जाता है। सारी जानकारी भी इनको बता देंगे और इनका नमूना लेके और बाद में इनको बता देंगे कि भाई आपकी मिट्टी की ये स्थिति है। उसी हिसाब से जब ये उर्वरक और फर्टिलाइज़र और खाद वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पे किफ़ायत होगी। आरंभ में भी आपने कहा था कि कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ मैक्रो होते हैं। थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं कि जैसे आपने मुख्य जो तत्व हैं उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बताया। जी हाँ। इसके अलावा जो सेकेंडरी एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से उसमें हैं? देखिए, जैसे जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सल्फर हो गया, और माइनर में होता है लोहा, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, बोरोन वगैरह। इनकी अगर कमी हो जाती है तो फल पौधों में, जैसे जिंक, धान में आपने देखा होगा झोंक
पत्तों का रोग लग जाता है, तो वो खासतौर से जिंक की कमी से होता है, जिसके लिए जिंक के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। इसी तरीके से ठीक से नींबू वर्गीय पौधों के लिए बोरोन की बहुत ज़रूरत होती है, कॉपर की ज़रूरत होती है। फलों में अच्छे फल लगें और उनका विकास अच्छा हो, चमक अच्छी हो, फल का आकर्षक हो ताकि बाजार में उसका भाव अच्छा मिल सके, इसके लिए सूक्ष्म तत्वों की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो हर किसान को हम ये सलाह देंगे कि जब सरकार इसे निशुल्क भी कराती है, कई जगह अब तो बहुत सारी प्राइवेट जी लैब्स हाँ। भी आ गई हैं, जी। तो आप ये जो सरकारी सुविधाएं हैं इनका लाभ उठाएं। हमारे जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनसे अवश्य संपर्क करें और नमूने की जो जांच के बाद आप बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जो आवश्यक तत्वों की कमी है उस हिसाब से उर्वरक का निर्धारण किया जा सकता है जी। और फिर समुचित मात्रा में उसका प्रयोग करके अपनी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। बढ़ाई जा सकती है, लागत आपकी कम होगी, आपका शुद्ध लाभ बढ़ जाएगा। जी। अब तो सरकार ने कई ऐसे मोबाइल नंबर भी हैं, ऑनलाइन सर्विसेज भी हैं जिसमें वो सीधे सीधे बात करके कृषि विज्ञान सलाह भी ले सकते जी हैं। हाँ। तो अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान साथियों से? मेरी तो यही सलाह है कि आप खेत के मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं और उसी के हिसाब से आप जो फसल लगा रहे हैं वो उसके लिए संस्तुति देते हैं कि अगर आप गन्ना लगा रहे हैं तो उसके लिए इतना इतना नाइट्रोजन, इतना फास्फोरस, इतना पोटाश दीजिए, और अगर आप धान लगा रहे हैं या गेहूं लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको इतने इतने तो उर्वरक की ज़रूरत होगी। तो उसी हिसाब से अगर इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा। जी, हम फसल का चयन भी उस हिसाब से कर सकते हैं कि बिल्कुल। हमारे मिट्टी में किस तरह के तत्व हैं, किस तरह की उसकी लवणीयता है, उसका जो हाँ, पीएच क्या है। अगर पीएच खराब है तो पीएच का सुधार भी करेंगे। जैसे लवणीय भूमि है तो उसको सुधार कैसे होना है ताकि उसमें खेती की जा सके, तो ये भी उसमें मदद मिलेगी। तो अरुण डबराल जी, आज आप आए और आपने मिट्टी की जांच के संबंध में हमारे किसान साथियों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और खेती किसानी का जो आपका व्यापक अनुभव है उससे हमारे किसान साथियों ने अवश्य लाभ उठाया होगा। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।